हेलो एवरीवन, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने टेलीग्राम पर जो ग्रुप बनाया है उसका मैंने लिंक डाल दिया था पिछली वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा मैं। बट अगर नहीं चले कि मैंने एक बार अपने दोस्त के मोबाइल से चला के देखा था, अगर उसमें नहीं लिंक काम कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे लाइफ ऑफ कॉमर्स नाम से आप देख सकते हैं, लाइफ ऑफ कॉमर्स टॉपर्स ग्रुप होगा नाम से। आप उसको खुद से भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है, या फिर आपको टेलीग्राम का जो लिंक डाला है मैंने डिस्क्रिप्शन में उससे ज्वाइन नहीं हो रहा है तो ये हुई बात ये। और एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपको लग रहा है वीडियोस मेरी हेल्पफुल है। मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए दूसरों से, बस इससे काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और आपको भी हेल्प मिलती रहेगी। आपके लिए भी कॉन्सेप्ट वाली नई नई वीडियो लाने में और मोटिवेशन होगा मेरे को कि हाँ भाई, इतने लोग हैं सपोर्ट में मेरे, मुझे भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो बस यही बात है। तो वीडियो को और देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। तो यहाँ पे एक बात है, ये सोर्सेज बोलूँ या फिर मैं बोलूँ इसे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दोनों सेम ही चीज़ है। सप्लाई बोल दूँ या सोर्सेज बोल दूँ, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों का सेम ही मतलब है। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे पहले हमने बात कर दी थी वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। फॉरेन एक्सचेंज का मैं पढ़ा चुका हूँ सारा का सारा बेसिक्स जो है। मैं एक काम करूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सारी वीडियोस का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ से आती है, फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिल सकती है अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सा पॉइंट है। इतना पॉइंट तो आप लॉजिक लगा भी समझ सकते हैं कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए किसी कंट्री की तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा उस कंट्री को, कोई सामान बाहर भेजना पड़ेगा उस कंट्री को, ताकि आपको क्या मिले, उस कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज मिले। मतलब मानिए, ये बेसिक सा एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ। आप हैं, आपने अमेरिका में कोई सर्विस दी, आपने अमेरिका में कोई गुड्स बेच दिया, ठीक है, गुड बेचा है। तो अब आपने क्या करा, अब अमेरिका वाला क्या है, आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देगा, वो तो डॉलर के अकॉर्डिंगली करेगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप इंडिया में आपको पैसा चाहिए होगा तो आपको किस में चाहिए होगा, रुपीज़ में। तो यहाँ पे जो बीच में है ना, बीच में आरबीआई वगैरह हुई, वो सब क्या करते हैं, डॉलर जो आपके लिए आया है आपको वो किस में दे देंगे, रुपये में। और वो डॉलर किसके पास रह गया, आरबीआई वाले के पास, गवर्नमेंट में क्या पास रह गया। तो यही चीज़ है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, एक्सपोर्ट करो उससे पैसा आएगा। तभी तो गवर्नमेंट क्या करती है, चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ताकि क्या हो, फॉरेन करेंसीज ज़्यादा हैं। फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएंगी तो क्या होगा, जो इंडिया की वैल्यू है करेंसी की वो कम होती जाएगी। जैसे अभी 80 रुपीज़ चल रही है तो कम होती जाएगी, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अब सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मानिए कोई बाहर वाला बंदा है, वो देख रहा है कि रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, ये बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रही है, ठीक है। अब वो चाहता है कि इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब उसको प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। बट इंडिया में तो पैसा किस में मांगे हम, रुपीज़ में। तो वही क्या है, बीच में एक इंटरमीडिएटरी है जहाँ पर वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा डॉलर वगैरह में, जिस कंट्री से भी है, यूके वगैरह से हुआ तो पाउंड वगैरह ट्रांसफ़र कर देगा, और आपको किस में मिल जाएगा, रुपीज़ में। इंडिया में किस में मिल जाएगा, रुपीज़ में। तो बस यही हो गई। इसके थ्रू भी क्या सकता है, गवर्नमेंट के पास या कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। इन्वेस्टमेंट करा किसी बाहर वाले लोग ने अपने इंडिया के अंदर, तो वही चीज़। अब हम थर्ड वाला क्या है, डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो भाई हमारे तो पास में ही है जो ताजमहल है ना, हमारे तो घर के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड आधे घंटे की दूरी है। तो ताजमहल है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस है। और लोग बाहर से जो होते हैं, इंडिया के बाहर के लोग होते हैं, वो ताजमहल जैसी जगहों को विज़िट करने की काफ़ी सोच के आते हैं, और ताजमहल जैसी जगहों को विज़िट करने के लिए ही इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब वो बाहर से आए, इंडिया को विज़िट करना है, इंडिया की चीज़ें, मॉन्यूमेंट वगैरह देखने, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ से कुछ सुवेनियर लेने की सोचा, मतलब यहाँ से इंडिया का कोई भी सामान लेकर वहाँ पे अपने जान पहचान वालों को देने की सोची। तो यहाँ पर जो सामान लेंगे वो किस में होगा, इंडियन रुपीज़ में। तो वो क्या होता है, जब वो यहाँ पे उतरते हैं बाहर वाले फॉरेनर्स, तो वो अपना क्या करवाते हैं, वो अपना जो पैसा है, जो डॉलर वगैरह हुआ, जो पाउंड वगैरह हुआ, वो रुपीज़ में चेंज करवा लेते हैं, कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो वो पैसा ओवरऑल किसके पास आ जाता है, वो गवर्नमेंट के पास आ जाता है। अब वो जो भी सामान लेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो पैसा किसके पास रह जाएगा, गवर्नमेंट के पास रह जाएगा। रुपीज़ तो इंडिया के पास आ गया,
जो भी दुकानदार है उसके पास रुपीज़ आ गया, और जो डॉलर वगैरह हुए वो किसके पास आ गए, वो गवर्नमेंट के पास आ गए। तो ये चीज़ होती है। अगर कोई इंडिया से बाहर वाला बंदा इंडिया आके कोई सामान खरीद रहा है तो फिर वो रुपीज़ देगा, और वो जो डॉलर देगा अपनी करेंसी वो गवर्नमेंट रख लेगी। तो थर्ड वाला यही है हमारा। एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट परचेज बाय रेसिडेंट मतलब बाहर के लोग रहने वाले, ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्लो मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम बात करें, ये हमारा क्या है, फोर्थ वाला पॉइंट। तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भाई, अब इंडिया ने लोन ले लिया बाहर वाली कंट्री से। अब आप सोचेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे आ रहा है, यहाँ पे तो हमें उल्टा देना पड़ेगा। अब आप ये सिचुएशन समझिए कि आप इंडिया ने जस्ट अभी अभी लोन लिया है। ठीक है, इंडिया ने ले लिया, मान लीजिए 5,000 करोड़ का, मान लीजिए ओके, इंडिया ने 5,000 करोड़ का लोन ले लिया है। फिर कोई भी हाइपोथेटिकल कंट्री मान लीजिए, इंडिया नहीं मानते, किसी कंट्री है, कोई भी एक कंट्री है, ए कंट्री है, तो उसने लोन ले लिया बी कंट्री से 5,000 करोड़ का। ठीक है, तो ए कंट्री की जो करेंसी है उसमें तो काम चलेगा उसका। ठीक है, तो बी कंट्री ने क्या किया है, उसने अपनी करेंसी के अकॉर्डिंगली भेज दिया पैसा। अब जो ए कंट्री है उसके अंदर वो फॉरेन एक्सचेंज आ गया। फॉरेन एक्सचेंज आ गया तो फिर क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज ऐसे सप्लाई हो गई ए कंट्री के अंदर बी कंट्री के थ्रू। अब जो पैसा जाएगा वो भी उस कंट्री के अकॉर्डिंगली जाएगा, बी कंट्री के अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पर पैसा अभी आ गया ना, सप्लाई हो गई। तो सही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 5,000 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज मिल गई ए कंट्री को बी कंट्री से। तो ये चीज़ दे सकते हैं हम, इससे क्या होता है, सप्लाई बोल सकते हैं हम। तो अब हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रांट्स एंड डोनेशन मैंने बता दिए, वही अर्थक्वेक वगैरह आते हैं उसके रिलीफ फंड वगैरह जो होते हैं बाहर की कंट्री से आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो किस में आएंगे, वो तो उस कंट्री की करेंसी में आएंगे। ठीक है, तो उस कंट्री करेंसी में आ गया पैसा, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया उतना। अब वो पैसा हम रुपीज़ के अकॉर्डिंगली इंडिया में लगा देंगे, समझ गए आप, रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हम इंडिया में लगा देंगे, और वो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ आ गया, गवर्नमेंट के पास आ गया। तो अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अमाउंट आता है फॉरेन एक्सचेंज का, फ्रॉम रिच टू पुअर कंट्रीज़। अब जानते हैं कि जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, उनको पास बहुत पैसा है, वो क्या करती है, डोनेशन वगैरह दे देती हैं, ग्रांट वगैरह दे देती हैं उन कंट्रीज़ को जिनके पास पैसा नहीं होता। तो इसी की वजह से क्या होता है, एक रिच कंट्री से एक पुअर कंट्री में पैसा आ जाता है, जिसकी वजह से एक पुअर कंट्री पे क्या होता है, रिच कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है। इजी सी बात है, ग्रांट्स एंड डोनेशन आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी चीज़ दिक्कत हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, बताइए मेरे को, मैं उस पर ज़रूर एक्शन लूँगा। टेलीग्राम चैनल बना रखा है हमने, आप वहाँ पे जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी बता सकते हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है उसकी वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं मेरे को, और मैं उस पर ज़रूर एक्शन लूँगा। तो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ वाला पॉइंट। ये हमारा क्या है, इनकम रिसीट, पैसा आ रहा है, सप्लाई हो रही है। ठीक है, अब ये कैसे हो रही है, द रिसीट रिपोर्ट, जो ये रिसीट है वो क्या कर रही है, वो बता रही है कि क्या पैसा आ रहा है, जो रिसीट फ्रॉम फैक्टर इनकम। तो ये बेसिक से एग्जांपल है, मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझा दूंगा। ए कंट्री है और बी कंट्री है, हम रह रहे हैं बी कंट्री में मान ले रहे हैं, है ना, हम रह रहे हैं आराम से। ए कंट्री में हमारा क्या है, बंगला है भाई, बढ़िया सा बंगला है, बहुत अच्छा खासा बड़ा सा बंगला है। ये तो बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है मैंने, आप पुराना ना मानिएगा। हम मान ले रहे हैं बड़ा सा बंगला है, ठीक है, और हम रह रहे हैं बी कंट्री में, और ए कंट्री के बंगले को हमने दे दिया रेंट पे। ठीक है, रेंट पे दे दिया। अब उससे कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा भाई, पैसा तो आना ही आना है। ठीक है, जो ए कंट्री है उसकी करेंसी हम यूएस मान ले रहे हैं कंट्री को, उसकी करेंसी क्या है, डॉलर है। ओके, रेंट आएगा डॉलर में, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रुपीज़ में रेंट। ठीक है, ओके, तो अब जो ए कंट्री में जो रह रहा है रेंट पे, वो क्या करेगा, वो डॉलर भेज देगा अपने रुपीज़ के अकॉर्डिंगली। वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में आकर वो क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे, और चेंज होकर हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली आता है रुपी मिलेगा, और इंडिया के पास क्या आ गया, डॉलर आ गया। ऐसे भी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। अब रेंट हुआ, वेजेस वगैरह हुई, जैसे बाहर से बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उनके लिए क्या है, इंडिया बहुत ही एक वैसी प्लेस है जहाँ पे लेबर काफ़ी चीप है। ऐसी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे लेबर काफ़ी चीप है उनके लिए, तो वो क्या करते हैं, जो इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं अपने बिज़नेस को, अपना बिज़नेस का जो अलग सा काम है, जो भी प्रोडक्शन पैकिंग वगैरह काम है, वो आउटसोर्स कर दिया इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे काम चल रहा है। अब जो वेजेस आ रही हैं वो भेज कौन रहा है, जो कंपनी बाहर की है वो भेज रही है, जो लेबर वगैरह को तनख्वाह दे रहे हैं वो कौन भेज रहा है, बाहर की कंपनी भेज रही है। बाहर की कंपनी किस में भेजेगी, अपनी करेंसी में। इंडिया के अंदर आके क्या हो जाएगी, वो रुपीज़ में चेंज हो जाएगी।
तो जो इंडिया में जो लेबरर वगैरह है सॉरी, जो इंडिया में जो लेबरर वगैरह हैं उनको क्या मिलेगा, उन्हें रुपीज़ मिलेंगे। और गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, डॉलर आ गया। मान लीजिए अगर यूएस की कंपनी है तो, यूके की कंपनी है तो पाउंड आ जाएगा। तो ऐसे होता है। ये फैक्टर इनकम कैसी होती है हमारी, ये सारी रेंट, वेजेस, डिविडेंड वगैरह हुआ सॉरी, ये सारी हमारी क्या हो गई, फैक्टर इनकम्स हो गई। तो हम बात करते हैं सेवन्थ। तो सेवन्थ क्या कह रहा है, रेमिटेंसेस बाय दी नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब क्या हो गया, NRI सुना होगा आपने, NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं बट इंडिया के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी कोई फैमिली में हुआ या फिर आप हुए, आप गए इंडिया के बाद, मतलब 12th करके आपको 1-2 साल बाद अच्छी सी जॉब मिल गई और आप पहुंच गए इंडिया के बाहर। कोई भी कंट्री अपनी सी चुन लीजिए आप, US मान लीजिए, UK मान लीजिए, कोई भी बढ़िया सी कंट्री आपको चुननी है वो चुन लीजिए। ठीक है, अब इंडिया से बाहर चले गए बट आपकी फैमिली कहाँ है, इंडिया में। अब आप देखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा बच रहा है, अगर मेरे को $3000 मिल रहे हैं, उसमें से मेरे पास $500 बच रहे हैं, तो मैं क्या करूँ इसका, एक काम कर रहा हूँ, घर पे भेज दे रहा हूँ। ठीक है, आपने घर वालों को भेज दिया, घर वालों को आफ्टर अल्टीमेटली किस में मिलेगा, रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपके घर वालों को किस में मिलेगा, रुपीज़ में मिलेगा। आपके घर वालों को अगर डॉलर में देगी गवर्नमेंट तो आपके घर वाले कहेंगे कि मैं क्या करूँगा, ये तो इंडिया में चलेगा ही नहीं। तो आपके घर वालों को किस में मिलेगा, रुपीज़ में। आपने किस में भेजा है, डॉलर में। हाइपोथेटिकल, आप जिसको मानना चाहे मानो, आपने किस में भेजा है, डॉलर में भेजा है। ठीक है, तो ये बीच में जो डॉलर कहाँ गया, गवर्नमेंट ने रख लिया, और आपको क्या प्रोवाइड, आपकी घरवाले को प्रोवाइड क्या कर दिया, और रुपीज़ प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसे भी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होती है गवर्नमेंट के पास एक कंट्री के अंदर। तो यही होता है रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट, मतलब क्या हो गया, जो पैसा आता है बाय NRIs आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई। मतलब इंडिया से बाहर इंडिया के काफ़ी सारे लोग रहते हैं और वो इंडिया में अपने घर वालों को पैसा भेजना हो, जो भी पैसा वगैरह भेजते हैं वो क्या होता है, इंडियन रुपीज़ में चेंज होकर आ जाता है। और क्या होता है, डॉलर कौन रख लेती है, गवर्नमेंट। तो यही सब चीज़ है, यही एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई भी है फॉरेन एक्सचेंज की। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गए हो सारे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए और रेकमेंड भी कर दीजिए। आई होप आपको बुरा नहीं लगे कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, आखिर में बोल रहा हूँ, जस्ट वांट योर सपोर्ट। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।